अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद पाकिस्तान में अब तेजी से बढ़ती जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में अब टेस्ट किट्स मौजूद हैं, इसीलिए टेस्टिंग पहले से ज्यादा हो रही है। जहां पिछले माह तक एक दिन में 1000 से कम टेस्ट हो रहे थे, पिछले हफ्ते तक 3000 के करीब टेस्ट हो रहे थे, अब पाकिस्तान में 5,500-6 हज़ार टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में अब जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो भी ज्यादा आ रही है। और पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखें तो जितने भी टेस्ट पाकिस्तान में एक दिन में हुए उसके 10% लोग इस वक्त कोरोना वायरस से पॉजिटिव साबित हो रहे हैं और दुनिया भर में भी ये रेशियो इसके आसपास ही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में भी 6,264 टेस्ट पाकिस्तान में किए गए हैं और टोटल जो तादाद हो गई है अब वो टेस्टिंग की वो 84,704 हो चुकी है, यानी कि तकरीबन 85,000 टेस्टिंग हो चुके हैं। केसेस की तादाद इस वक्त पाकिस्तान में 7,290 है, ये पॉजिटिव केसेस की तादाद है। 137 लोग इसमें अब तक जाँ बहक हुए हैं और जो रिकवर्ड लोग हैं इस कोरोना वायरस से जिनका पहले टेस्ट पॉजिटिव आया था अब वो नेगेटिव हो गया है, उसकी तादाद 1765 है। तो तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि टेस्टिंग अब पहले से ज्यादा हो रही है। लेकिन हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक और इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, उनको बचाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस वक्त वो कोरोना वायरस की जो जंग है उसमें लीड कर रहे हैं, वो फ्रंट लाइन पर है। और हमने आपको आदाद शुमार भी बताए थे कि जब स्पेन में ये वबा तेजी से फैली, इटली में जब ये वबा तेजी से फैली तो वहां पर भी ये देखा गया था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो इससे मुतासिर हुआ था। उन डेवलप्ड कंट्रीज में भी पीपीई इक्विपमेंट होने के बावजूद भी वहां पे हलाकतें देखी गई थी, डॉक्टर्स में कोरोना वायरस पॉजिटिव सामने आया था। और हमने इस खदशे का इजहार किया था कि पाकिस्तान में ये हो भी सकता है। पाकिस्तान में पहले ही कहा जा रहा था कि पीपीई किट्स जो हैं वो शॉर्टेज है या देर से दस्तयाब की गई, इसकी वजह से ये एक मसला बन सकता है। NIHS का जो डेटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और मेडिकल स्टाफ ओवरऑल अगर उसकी तादाद को मिला लिया जाए तो अब तक 203 केसेस पॉजिटिव सामने आए हैं। सिर्फ पंजाब में ही टोटल जो मेडिकल स्टाफ के केसेस हैं वो 114 हैं, जिसमें से 82 डॉक्टर्स हैं। पंजाब में 82 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही जो डॉक्टर्स की तादाद है, जो फिजिशियंस की तादाद है वो दुनिया भर के मुकाबले में, कई ममालिक के मुकाबले में कम है। यहाँ पर एक डॉक्टर है हमारे पास 1000 से 1100 लोगों के लिए, ये तादाद कम है। इसीलिए हमें ज्यादा ख्याल इस बात का करना चाहिए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो पैरामेडिक स्टाफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इस हवाले से हमने देखा था कि पिछले हफ्ते क्वेटा में जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने एहतजाज भी किया था। उन्होंने कहा था कि हमें हिफाजती किट्स दी जाए, जो हिफाजती आलात है वो प्रोवाइड किया जाए, उस पर उन्होंने एहतजाज भी किया था। और आज भी हमने देखा है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के अहदेदारों ने एहतजाज किया, हड़ताल की, उन्होंने भूख हड़ताल कैंप इस वक्त कायम किया हुआ है लाहौर में महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर, जहां हमने अफसोसनाक मनाज़िर भी आज देखे जब डॉक्टर्स और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। अब इनके मुतालबात हैं जिनमें उनका एक सबसे बुनियादी मुतालबा यह है कि जो हिफाजती किट्स और आलात हैं वो हमें प्रोवाइड किए जाएं। जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा भी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल हैं वो भी हल किए जाएं, तनख्वाह के इश्यूज हैं उनको भी हाईलाइट उन्होंने किया और कहा कि डॉक्टर्स को बेहतर क्वारंटीन फैसिलिटीज देनी चाहिए और डॉक्टर्स की स्क्रीनिंग करना लाजमी है। इस हवाले से चेयरमैन जो है ग्रैंड अलायंस हेल्थ के, उन्होंने आज क्या कहा सुनिए। हमने ये मुतालबा किया है कि जो डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स जो बीमार हैं उनको क्वारंटीन सेंटर उनके बेहतर मुहैया किए जाएं। हमने ये मुतालबा किया है कि पंजाब भर के डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स की स्क्रीनिंग करवाई जाए, तिब्बी हमले के टेस्ट करने का कानून बनाया जाए। फ्लड कर रहे हैं कि जी हमने तनख्वाहें डबल कर दी, वो झूठ का पलंदा है। हमारा ये मुतालबा है कि जो आप नए मुलाजमीन हायर कर रहे हैं वो ड्यू जो आपका प्रोसेस है उसके मुताबिक हायर किए जाएं और पंजाब भर में जितने लोग डेली वेजिस पे काम कर रहे हैं, खसूस बिलखसूस हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, उनको फिल फॉर मुस्तकिल किया जाए। डॉक्टर सलमान हसीब जो कि चेयरमैन है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के, वो आज ये शिकवे कर रहे थे, उनके मुतालबात हैं जिसमें से सबसे अहम मुतालबा जो कि ज़रूरी भी है वो ये है कि उनको हिफाजती किट्स प्रोवाइड की जाए। अब हुकूमत पाकिस्तान हो या पंजाब हुकूमत हो या खुद वज़ीर आज़म इमरान खान हो, वो बार बार यकीन दहानी करवा चुके हैं कि ये फ्रंट लाइन पर होते हैं, इसीलिए हम इनका ख्याल रखेंगे, इनका ख्याल रखना ज़रूरी है और जो भी इनकी ज़रूरियात है वो हम पूरी करेंगे। ये बयान एक से ज़्यादा मरतबा
दिए गए हैं। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो, डॉक्टर जफर मिर्जा हो या इमरान खान हो, ये कह चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि डॉक्टर्स की हिफाजत जरूरी है। वो ये भी दावा कर चुके हैं कि हमने इनको किट्स प्रोवाइड की हैं। अब हकीकत क्या है, अगर इनको किट्स नहीं मिली है तो फौरी तौर पर देनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डॉक्टर्स बगैर किट्स के ट्रीट करेंगे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को, वो खतरे में होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर उनके कोई दीगर मसाइल है, दीगर इशूज हैं जिसकी वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं, तो इस वक्त जरूरी यह है कि वो डॉक्टर्स उन दूसरे इशूज को साइड पर रखें। इस वक्त एक बहरानी कैफियत है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है। तो बजाय इसके कि वो दूसरे मामलात पर इस वक्त एहतजाज करें, हड़ताल करें, उनको चाहिए कि तवज्जो अपनी पूरी की पूरी हुकूमत को सपोर्ट करने में रखें और पेशेंट्स की मदद करने के लिए रखें। तो हम दोनों का मौक़िफ़ लेते हैं। जो इस वक्त डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनका क्या मौक़िफ़ है, डॉक्टर यास्मीन साहबा का भी मौक़िफ़ लेंगे। डॉक्टर सलमान हसीब, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा बताइएगा कि बड़ी एक बहरानी कैफियत है, दुनिया भर में है, एक इंपॉर्टेंट इशू है, डॉक्टर्स लड़ रहे हैं कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए, मरीजों के जो पेशेंट्स हैं उनके टेस्ट हो रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं। आप यहां पे हड़ताल कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वजह क्या है, मकसद क्या है इसके पीछे? मैं सबसे पहले ये बयान कर दूं कि हमारा यहाँ पे जो हम मुज़ाकरात के लिए आए थे, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो हमारे हिफाजती सामान थी उसकी बात करना था। इस वक्त पंजाब में 100 से ज्यादा लोग, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं और उनको कैदियों की तरह जेलों में बंद कर दिया गया है। पुरानी बिल्डिंग्स में जिस तरह जेलों में कैदी बंद होते हैं उस तरह उनको बंद किया गया है। हुकूमत हकायक को छुपा रही है ताकि उनके ऊपर कोई बुरा नाम ना आए, ताकि अवाम को पता ना चले कि उनकी हुकूमत की नाअहली की वजह से लोग वफात पा रहे हैं। मैडम यास्मीन राशिद से जब भी PPE मांगे गए, उन्होंने इस तरह के बयानात दिए थे कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, मुल्क के हालात बुरे हैं, आप सब जो हैं जिस तरह के हालात हैं उसमें काम करें। तो अब सूरत हाल ये है, आज हमने ये मुतालबा कल किया भूख हड़ताल में जाने से पहले कि जितने डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स हैं उनकी स्क्रीनिंग कराई जाए, ताकि जो लोग मस्बत हैं, पॉजिटिव फॉर द टेस्ट हैं, उन लोगों को प्रॉपरली क्वारंटीन किया जाए, वो अपने घर वालों को एटलीस्ट ये बीमारी ना लगाएं। एक तरफ हुकूमत झूठे वादे, झूठे दावे कर रही है कि हमने डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। खुदारा आप हमारी तनख्वाह ना बढ़ाएं, लेकिन इसके साथ साथ आप मीडिया को और आवाम को झूठ भी ना बोलें कि हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। एक तरफ जो लोग वॉलंटरीली बढ़ के इस खिदमत में सरंजाम देना चाहते हैं, चाहे वो YDA है, YN है, पैरामेडिक्स हैं, उनको डॉक्टर यास्मीन राशिद जाती अना की जंग बनाते हुए उनको टर्मिनेशनें कर रही हैं, उनको मुअत्तल कर रही हैं। अगर कोई बंदा कहीं पे सिलेक्ट हो जाता है उसको लिस्ट में से नाम निकलवा देती है। और हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए मांग रहे हैं PPEs। हम इनकी नाअहली हुकूमत के सामने, अवाम के सामने। ये अब आपका मौकिफ है डॉक्टर साहब के जाती अना की जंग मना ली है डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने। हमने भी उनसे पहले भी बात की है PPE किट्स के हवाले से कि वो डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि वाफर मिकदार में हमने प्रोवाइड की है। उन्होंने नंबर भी दिया था पिछले हमारे प्रोग्राम में कि 60,000 पंजाब भर के हॉस्पिटल्स में हमने दे दी हैं। आप कह रहे हैं कि किट्स की शॉर्टेज है, वो कह रहे हैं कि दे दी गई है। देखिए, इनके झूठ दावे की कली खुल गई है। निश्तर अस्पताल में टोटल मरीज कोरोना के 25 हैं, जबकि डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं वो 40 से ज्यादा हैं। गुजरात में टोटल मरीजों की तादाद डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स से कम है। PIC में 1 मरीज आया और 11 से ज्यादा लोग जो हैं डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हैं। पंजाब में जितनी तेजी से ग्राफ हेल्थ प्रोफेशनल्स का कोरोना का हेल्थ प्रोफेशनल्स में फैला है, उसकी मिसाल किसी दूसरे सूबे में या किसी दूसरे मुल्क में नहीं है। अगर PPEs मुहैया किए जा रहे थे तो फिर ये लोग क्यों शिकार हो गए कोरोना का? ये हमारा सबसे सामने वाज़ेह सवाल है। नहीं, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक तो नहीं हुआ है ना। पहले हमने देखा है कि बाहर ममालिक में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमने अपने प्रोग्राम में स्पेन, इटली की मिसालें दी हैं। वहां पर तो आप ये नहीं तस्वुर कर सकते कि डॉक्टर्स जो हैं बगैर किट के ट्रीट कर रहे होंगे। तरक्की डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारी, तो वहां पर भी अमवात हुई हैं, पॉजिटिव आए हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ। ये गारंटी तो नहीं हो जाती कि अगर आपने किट्स पहनी हुई है और आप बराह रास्त ट्रीट कर रहे हैं तो आप महफूज रहेंगे? खदशा तो फिर भी होता है। हमने इस पे बड़ा वाज़ेह मुतालबा किया था कि अगर आप ये कहते हैं कि हम PPE मुहैया कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये नोटिफिकेशन निकाल दें कि जहां PPE नहीं दिया जा रहा वहां काम नहीं होगा, तो आप देखें कि कोई भी बंदा काम नहीं कर पाएगा। 15,000 से ज्यादा PPEs YDA, ग्रैंड हेल्थ अलायंस और डोनेशन करने वाले लोगों ने अपनी जेबों में से दी हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी भी
प्रॉपर तादाद में जो WHO का क्राइटेरिया फॉर द पीपीईज है ये तो इन्होंने तब्दील कर दिया है। उन्होंने इमरजेंसी में भी पीपीईज मुहैया करने की बात की और ये इमरजेंसी में भी पीपीईज मुहैया नहीं कर रहे। तो मैं ये बड़ा वाजे कर दूं कि बिल्कुल पीपीईज नहीं मुहैया किए जा रहे, जिसके बायस लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में पहले भी डॉक्टर यास्मीन साहबा कह चुकी हैं कि 80% जो डॉक्टर्स हैं उनको तो कोई एतराज नहीं है, वो काम कर रहे हैं। ये चंद डॉक्टर्स हैं जो वाईडीए के डॉक्टर्स हैं, ये हमेशा एहतजाज करते हैं। तो वजह क्या है? देखिए, इस वक्त जो आपके बाकी मुतालबात भी आप कर रहे हैं कि आपके पैसों से लेकर मुतालबात हैं या जो आपके कॉन्ट्रैक्ट से लेकर मुतालबात हैं, उनको तो आप साथ ना मिलाए ना। अगर आपका जेन्युइन इशू है किट्स का, वो आपको मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें अगर आप कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन का भी मसला है, उसको भी हल करें, ये ऐसे मसाइल हैं, ये ऐसे मुतालबात हैं जिनको बाद में डील किया जा सकता है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में उनको डील करना जरूरी नहीं है, वो चाहे आपकी पे का मसला हो, चाहे आपकी मुस्तकिल मुलाजमत का मसला हो। देखिए, ये मैडम का जाती मौकफ इसलिए है क्योंकि मैडम बाजी में डॉक्टरों की सियासत करती रही हैं। वो पीएमए से बिलोंग करती थी और हमसे मुतअद्दिद इलेक्शंस हार चुकी हैं। जिस तरह वो कौम का इलेक्शन, नेशनल असेंबली का इलेक्शन हार गई थी, इससे पहले ये डॉक्टर्स की पॉलिटिक्स का इलेक्शन भी हार गई थी। तो वो ये बुनियादी तौर पे जो इनकी माजी की हमारे साथ जाती अना की जंग है, उस बुनियाद पे ऐसा कह रहे हैं। दोबारा कह रहे हैं जाती अना की जंग है, लेकिन आपके साथ भी इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स तो नहीं है ना? अभी भी डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं। हमने अपने तौर पे भी देखा कि जहां पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है कोरोना वायरस के, चाहे वो PKLI हो, मेयो हॉस्पिटल हो या एक्सपो सेंटर हो, वहां पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। वो तो नहीं एहतजाज में हिस्सा ले रहे जिस तरीके से आप कर रहे हैं इस वक्त एहतजाज। बिल्कुल, बड़ा वाजे कर दें, हमने 3 महीने पहले एहतजाज किया था पूरे पंजाब में। ये मैं आपको बता दूं, हमने इस दफा असूली फैसला किया है कि हम किसी तरह की सर्विसेज मुअत्तल नहीं करेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे अपनी जान पे, लेकिन मरीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे मरीजों की सेहत पे फर्क पड़े। तो इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर मिनिस्टर कहती है तो मैं 2 दिन पूरे पंजाब में भी हड़ताल करवा देता हूं। फिर ये वैसे अक्सर कहती भी रहती हैं कि मैं आर्मी से डॉक्टर्स बुला लूंगी। तो इंशाल्लाह अगर ये इनका मौकफ है तो उनका तो जो भी मौक़िफ़ हो, लेकिन हमने आपको बताया और आपको भी पता है कि इस वक्त काम हो रहा है। अगर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें यह कहना कि अगर हम पे शक है कि हम तादाद इकट्ठा नहीं कर सकते तो हम वहां पे भी हड़ताल करवा देते हैं। आप लोग काम करें, इस वक्त जरूरत है काम करने की, और जो आपके बाकी मसाइल है वो बाद में हल किए जा सकते हैं। मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया कि जो मुद्दत मुलाजमत वाला इशू है, क्या जरूरी है कि इस इशू को इस हड़ताल का एक इशू बनाया जाए कि हम हड़ताल नहीं, भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारा ये इशू भी खत्म ना हो? सर, ये मैंने वन ऑफ द इश्यूज बताए हैं। ये हमारा मुतालबा, बहरहाल आप सही कह रहे हैं, ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने इस हुकूमत के झूठे वादों और जो झूठे नारे हैं वो रख रहा हूँ कि एक तरफ कह रहे हैं हमने बिलियंस खोल दिए, हमने डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स को फैसिलिटेट कर दिया, तो दूसरी तरफ लोगों को डेली वेजेस यानी दिहाड़ी पे नौकरियां दे रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका मौक़िफ़, आपके मुतालबात सामने आए हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि PPE किट्स का मसला वो जरूर हल होना चाहिए। बाकी मुतालबात को बाद में भी डील किया जा सकता है। पंजाब के वजीर साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक आपका वर्ड है, एक उनका वर्ड है। वो कहते हैं कि PPE किट्स हमें नहीं मिली हैं। सैकड़ों डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की जान इस वक्त खतरे में है क्योंकि वो इक्विप्ड नहीं होते जब वो मरीज को ट्रीट करने जाते हैं। आप लोग तो बहुत मर्तबा कह चुके हैं कि किट्स दे दी गई है, अब हकीकत क्या है इसमें? मेरा ख्याल है ये तो उनकी बात, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, वो या उनकी बात पे यकीन करें या आप हमारी बात पे यकीन करें। सबसे बड़ी ये बात है कि इस वक्त जो लोग बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है कि मेरे सेक्रेटरी साहब ने जो मुझे बताया इनकी नेगोशिएशंस के बाद, उन्होंने ये मुतालबात ये किए कि जी PPE किट्स, उन्होंने कहा कि हमने हर प्रिंसिपल को PPE किट भेज दिया है। तो मेरा ख्याल है बहुत मुनासिब होगा। प्रिंसिपल्स जो हैं मेडिकल कॉलेज के, ये सारे हमारे स्पोक्स पर्सनस भी, उनसे भी पता कर लीजिए। मैंने सुबह भी डॉक्टर अयाज से पूछा, उन्होंने कहा जी मेरे पास तो किट्स मुकम्मल हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है मरीज़ों का, मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो तो मेयो हस्पताल में हैं लाहौर के अंदर, और या वो इस वक्त मौजूद हैं उधर एक्सपो सेंटर के अंदर, और या वो हैं PKLI के अंदर, और वहाँ सब लोगों को किट्स भी दी हुई हैं, इनको भी, इनके पास भी किट्स हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा याद रखिए कि मेडिकल प्रोफेशनल्स, चाहे इसमें पैरामेडिकल स्टाफ हो या नर्सेज हों, दुनिया की कोई बड़े बड़े ममालिक ने उनको जो अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया, उसके बावजूद लोग एक्सपोज हुए हैं। डॉक्टर्स हैव कम आउट पॉजिटिव। ये कोई पाकिस्तान में तो नहीं आए ना सिर्फ पॉजिटिव, बहुत सारी जगहों पे दुनिया के लोग पॉजिटिव आते हैं। ये डॉक्टर्स थोड़े से घबराए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारे डॉक्टर्स एक्सपोज हुए हैं, मैं आई कीप अ वेरी टाइट
फॉलो अप ऑन देम। इस वक्त शुक्र है खुदा का कि उनमें से किसी की कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं है, या अगर हैं भी तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि हमने भी प्रोग्राम किया था और बताया था कि स्पेन, इटली जैसे ममालिक में भी ये इश्यूज आ रहे हैं कि डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान वैसे डॉक्टर्स की तादाद उतनी नहीं है जितनी डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। हमें इनका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। अब जो NIHS का डेटा है उसके मुताबिक पंजाब भर में 82 डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं। टोटल अगर मिलाया जाए मेडिकल स्टाफ को तो 114 के केसेस हो चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि इनको किट्स प्रोवाइड किए गए थे, इसके बावजूद ये इन्फेक्ट हो रहे हैं। इस वक्त टोटल नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स इस वक्त एक्सपोज, जो मेरे पास नंबर है, वो तकरीबन हमारे 30 साउथ के हैं। और अभी हमारे PIC के अंदर देखिए ना, हमने तो PIC के अंदर पूरी कोशिश की है कि दे शुड नॉट बी एनी कोविड वायरस के पेशेंट्स वहाँ नहीं भेज रहे, लेकिन उनके बहुत सारे कोविड वायरस के जो पेशेंट्स उनके क्योंकि सिम्टम्स नहीं हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हमने इंश्योर किया है कि जी इमरजेंसीज के अंदर भी आप जो आपका N95 मास्क है, एंड दैट इज गुड इनफ टू प्रोटेक्ट योर अपना योर रेस्पिरेटरी पैसेजेस, बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर कि जो एंट्रेंस है इसकी वायरस की, दिस इज थ्रू योर नोज और थ्रू योर माउथ, और कहीं से एंट्रेंस इसकी नहीं होगी। दिस इज बिकॉज दिस अ रेस्पिरेटरी वायरस एंड देयरफॉर प्रोटेक्टिंग योर नोज एंड फेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हमने पूरी कोशिश, नेचुरली जो डायरेक्टली काम करते हैं उनका हमने पूरा एक्सपोजर रोकने के लिए उनके हेड कवर भी होता है, एंड दे आर कवर्ड ऑन द बॉडी ऑल्सो, एंड दे मस्ट डिस्कार्ड दिस किट। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और जो मुतालबा इनका था वो था कि इस वक्त जो डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ को हायर किया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर किया जा रहा है, उनको मुस्तकिल नौकरियां नहीं दी जा रही। वो कह रहे हैं कि जब डॉक्टर्स इस वक्त अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं तो कम से कम उनको कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, परमानेंट नौकरियां तो दी जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि ये इस वक्त प्रोटेस्ट करने वाले वो डॉक्टर्स आए हैं जिनको इस वक्त रखा गया है? अव्वल तो अभी तो कोई डॉक्टर्स रखे ही नहीं गए, रखने से पहले ही लोग प्रोटेस्ट पे चले गए हैं। अभी तो उनकी रिकमेंड होकर लिस्टें गई हैं। इनके लिए प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? I hope you try to understand what is being done. ये इस वक्त सियासत कर रहे हैं कि जिन लोगों को दिहाड़ीदार रखा जा रहा है, ये एडहॉक पोस्टें हैं। एडहॉक पोस्टें आप उन पोस्टों को करते हैं जिनके लिए आपने फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में लोगों को लेके जाना है। तो अभी इमरजेंसी में तो आप एडहॉक रखते हैं, फिर यही वाली पोस्टें पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगी। आपके सामने हैं, इससे पहले हम 14,000 डॉक्टर जो हैं उनको एम्प्लॉय कर चुके हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में। वो आपका ख्याल है दिहाड़ीदार है ऑल ऑफ देम? और ये पिछले 1.25 साल के अंदर किया है, ये भी नहीं कि हमसे बहुत पहले हुआ हुआ था। 1.25 साल के अरसे के अंदर 14,000 डॉक्टरों को पक्की नौकरी दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। इससे बड़ी तादाद आज से पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुई। ये आप पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हेड हैं उनसे पूछ ली, उन्होंने कहा जी हमने जितने रिकॉर्ड्स थे ना 70 साल के, वो सारे तोड़ दिए एम्प्लॉइंग द नंबर ऑफ डॉक्टर्स। तो ये जो पोस्टें हैं ये इवेंचुअली पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगी, यही बच्चे वहां जाके अप्लाई करके पक्के हो जाएंगे। हमने भी उनसे ये कहा कि ये ऐसे बात है जिनको बाद में भी देखा जा सकता है। इस वक्त एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, लेकिन एक और उनका जो मुतालबा था वही था कि क्वारंटीन फैसिलिटीज हमें अच्छी नहीं दी जा रही और हमारी स्क्रीनिंग नहीं हो रही। अब डॉक्टर्स जो कि पेशेंट से डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, तो क्या जरूरी नहीं है कि उन तमाम की स्क्रीनिंग की जाए हर वक्त, ताकि पता चल सके कि क्या वो इन्फेक्ट तो नहीं हुए इस वायरस से? अच्छा, अब क्वारंटीन फैसिलिटीज वो कहते हैं जी हमें 5 स्टार होटल में रखें। आप ये बताइए कि 5 स्टार होटल में क्वारंटीन फैसिलिटी बेहतर होगी? हम तो उनको जहाँ बाकी लोगों को आइसोलेट करते हैं वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। AVH के प्राइवेट रूम्स हैं जिसमें आइसोलेशन होती है। इन लोगों ने कहा कि जी हम अपना इधर ये क्या कहते हैं सर्विसेज के जो कमरे हैं वो अलग-अलग सेपरेट रूम्स हैं, उनके अंदर आइसोलेशन हो रही है। और 118 आइसोलेशन रूम्स हैं हमारे पास। टेस्टों की जहाँ तक फैसिलिटी है, जो थे DG खान में, वहाँ 236 पीपल वर टेस्टेड। अभी आप VC साहब से बात कर लीजिए अपना मुल्तान के अंदर कि वो जो एक केस के बाद जो बाकी पॉजिटिव निकले, उन्होंने 250 से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया, जो कॉन्टैक्ट ट्रेस हुआ सबको टेस्ट किया। तो ये तो गलत कह रहे हैं ना कि हम टेस्ट नहीं कर रहे। तो आप कह रहे हैं कि टेस्ट भी किए जा रहे हैं। इनके सैलरी के जो मुतालबात है, क्योंकि वैसे दुनिया भर में हमने देखा है कि इनको इंसेंटिवाइज किया गया है, जो पूरा मेडिकल स्टाफ है। आप लोगों ने भी कहा कि हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, उनकी सैलरी ज्यादा बढ़ाएंगे। ये कह रहे हैं झूठ है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है इस बात के।
डबल तनख्वाह उनको सबको दे रहे हैं जो इस वक्त कोविड हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। 10 अस्पताल हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं जो प्रॉपर फ्रंट लाइन पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 3, इन्होंने कहा है कि हड़ताल के दौरानिया में जिन लोगों को आपने निकाला था नौकरी से उनको वापस बहाल कर दें। मैं वैसे आपसे ये पूछ रही हूँ, इस वक्त मुल्क एक ऐसे बड़े बुरहान से जा रहा है जहाँ हम लोग सारे जो हैं कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ामिया भी उतनी एक्सपोज होती है, पुलिस भी इतनी एक्सपोज होती है, जो क्वारंटाइन कैंप्स बनाते हैं वो भी उतने एक्सपोज होते हैं। आपने किसी और को एहतजाज करते हुए देखा है? ये कौन सा टाइम है कि आप एहतजाज करें? देखें, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम फ्रंट लाइन, वी आर द फ्रंट लाइन डिफेंडेंट्स। हमें ज़रूर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और अपने एहतियात और अपनी परहेज़ भी खुद करना चाहिए। और जो डॉक्टर्स थोड़े से वो परेशान हैं उनको हम इंसिस्ट भी नहीं कर रहे। अब ये भी तो मुश्किल है ना कि वो कहीं काम भी नहीं करना, उसके बाद। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और इशू ये है, जब हमने अभी इनका इंटरव्यू किया डॉक्टर सलमान हसीब का, तो मसला उनको आपसे भी है और इसीलिए फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मसाइल हल कैसे होंगे। वो कह रहे हैं कि आपने इसको जो है अना की जंग बना लिया है, अना का एक इशू बना लिया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि माजी में आप इलेक्शन हारती रही हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, इस वजह से जो है आप उनके खिलाफ ये काम कर रही हैं। बताइए ना, मैंने इनके से कौन सा इलेक्शन हारा है? मैंने जब तक मैं मेडिकल के पेशे में थी, काम कर रही थी, तो मैंने सारे अपने इलेक्शन जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लड़े वो सब के सब जीते। आज तक मैं इलेक्शन नहीं हारी। ये मतलब ऐसे बच्चों वाली बच्चेगानी बातें कर रहे हैं, इनसे कौन सी मैंने इलेक्शन, ये भी पूछ लेना था कि कौन सी इलेक्शन हारी। नंबर 2, अनाक किस चीज़ का मसला मैंने बनाया है? आप मुझे बताइए। मैं इस वक्त आई एम द हेल्थ मिनिस्टर, मैंने 2 बंदों का ख्याल रखना है, मरीजों का और मेरा पैरामेडिकल स्टाफ का। द मोमेंट 28,000 पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो अगर खुदा ना खास्ता मैं अना का मसला बनाती तो फिर तो किसी को नौकरी ना देती। आते सार हमने इंश्योर किया कि सबकी प्रमोशन हो। आप देख लीजिए कि रिकॉर्ड है कि पिछले 1.5-2 साल में जितनी प्रमोशन हुई है, आज तक कभी हिस्ट्री में इतनी प्रमोशंस नहीं हुई। हर प्रमोशन हर 15 दिनों के बाद एक बाकायदा बोर्ड होता है जिसके थ्रू जिन लोगों ने प्रमोट होना है। फिर सबसे बड़ी बात है, हमारी हुकूमत ने आके सारी डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ाई। आपको पता ना तनख्वाह बढ़ाई गई है। तो आप मुझे बताइए अना का क्या मसला है? सही। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए कि ये डॉक्टर्स जो इस वक्त हड़ताल पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, इनकी तादाद कितनी बड़ी है? और जो इस वक्त एक जंग लड़े डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो काम मुतासर तो नहीं होगा अगर ये हड़ताल पर ही बैठे रहते हैं? मुझे तो पता भी नहीं है कि कितने हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेजॉरिटी जो सर्विसेज अस्पताल के हैं और सिम्स के हैं, गंगा वो जहाँ असल मरीज बैठे हुए हैं वहाँ सारे काम हो रहा है। पता कर लीजिए जाके, मुझसे क्यों पूछते हैं आप? पता कर लीजिए। मैंने असद असलम से पूछा कि आपका कोई प्रॉब्लम है, कहता जी कोई मसला नहीं है। और ही इज लुकिंग आफ्टर 2 हॉस्पिटल्स, वो 2 अस्पतालों का कर रहा है। एक्सपो सेंटर भी उसके पास है। अच्छा। और मेयो भी उसके पास है। मेयो इज लुकिंग आफ्टर एक्सपो सेंटर। एक अस्पताल है जिसने इस वक्त ये रौला डाला हुआ है। और आप यही देखें, आपको अगर याद हो तो कुछ अर्सा पहले, आपको याद है ना जब एक हमला हुआ था PIC के ऊपर, याद है ना आपको, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत एहतजाज किया था और उन्होंने कहा था कि सारे वकीलों के खिलाफ। तो अब अगर खुद भी आपने इसी तरह की हरकतें करनी है, आप इस वक्त आपकी पूरा पाकिस्तान बतौर कौम हम एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। ये कौन सा टाइम है कि आप एहतजाज करते फिरे? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। ये अहम सवाल है कि इस वक्त पूरा मुल्क एक बहरान से गुजर रहा है। माशी बहरान अलग है, हेल्थ के इशूज़ अलग हैं। उससे निपटने के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बड़ी बहादुरी से इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर उनके कोई जेन्युइन इशूज़ हैं, उनके हिफाजती किट से लेकर उसको पूरा होना चाहिए। बाकी जो मुतालबात हैं डॉक्टर्स को भी चाहिए कि उस पर बाद में बात हो सकती है, चाहे वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो। तो यहाँ में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक तरफ तो कोशिश ये हो रही है कि कोरोना वायरस को फैलने से बचाया जाए और इस कोशिश में सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, दुनिया भर के तमाम मुल्क इस कोशिश में है कि किस तरीके से इस कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। और एक तरीका जो हमने देखा है कई ममालिक ने अडॉप्ट किया है वो है लॉकडाउन का तरीका। इस लॉकडाउन को IMF ने कहा है कि ग्रेट लॉकडाउन है क्योंकि इससे जो मईशत पे असरात हैं, दुनिया भर की मईशत पे जो असरात हैं वो बहुत ज्यादा मनफी होंगे। IMF की नई प्रोजेक्शंस के मुताबिक
दुनिया भर में जो टोटल नुकसान हो सकता है इस ग्रेट लॉकडाउन की वजह से वो $9 ट्रिलियन का हो सकता है। और आईएमएफ की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, जो रीसेंट प्रोजेक्शंस हैं, पाकिस्तान के लिए भी कोई खैर की खबर नहीं है। पाकिस्तान मईशत जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 3% के आसपास ग्रो करेगी इस साल, अब इस आखिरी क्वार्टर में जो ये स्लो डाउन आया है लॉकडाउन की वजह से और जो दुनिया भर में इस वक्त माशी सूरत हाल है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत की जो प्रोजेक्शंस हैं अब वो ये है कि मनफी 1.5% की ग्रोथ होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी पाकिस्तान की मईशत 1.5% से, जहां पहले हम प्रोजेक्शंस लगा के बैठे थे कि पाकिस्तान की मईशत में 3% का इजाफा होगा। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि 3% के इजाफे के साथ भी पाकिस्तान जो लोग जॉब मार्केट में आएंगे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, बल्कि कुछ लोग बेरोजगार होंगे उसकी वजह से। अब अगर मनफी 1.5% की ग्रोथ होगी तो इससे हालात और ज़्यादा बदतर होंगे। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में ये बात करते हुए आए थे कि मईशत को सहारा देने के लिए और ख़ासतौर पर वो लोग जो कि इससे इस वक्त बेरोजगार होंगे उनको सहारा देने के लिए हंगामी बुनियाद पे फैसले करने की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तलाश करने की जरूरत है। और 21 मार्च को यानी कि एक माह पहले तकरीबन हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे नुकात हाईलाइट किए थे और हमने कहा था कि हुकूमत को इन एरियाज में फौरी इकदामात लेने होंगे अगर लोगों को सहारा देना है, गरीब आवाम को सहारा देना है और मईशत को सहारा देना है। मईशत को बचाने के लिए वो फैसले फौरी तौर पे करने होंगे, हंगामी बुनियाद पे करने होंगे। जो पैकेज होगा वो बराह रास्त गरीब आदमियों के लिए होना चाहिए। तेल की कीमतों में शदीद कमी आई है, हुकूमत पाकिस्तान कम से कम 25 से 30 रुपए का इंसेंटिव दे सकती है, पेट्रोल की कीमत को कम कर सकती है। ये हंगामी बुनियाद पे फैसले करने, इसके लिए 1 अप्रैल तक वेट करना जरूरी नहीं होगा। अब इस बात का इंतजार नहीं किया जा सकता कि अगर शराय सूद में कमी लानी है तो उसके लिए 2 महीने का इंतजार किया जाएगा। 1% कम करने से इस माली साल में हुकूमत 80 अरब रुपए बचा सकती है और ये पैसा डायरेक्टली पैकेज में इस्तेमाल हो सकता है। वजीर आजम इमरान खान को चाहिए कि सिफारतकारी को तेज करे, बातचीत करे, ताकि ये जो 3000 अरब रुपए की डेट सर्विसिंग है, जो पैसा हम सूद में देते हैं, वो पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सके। तमाम मजबूत और अमीर ममालिक अपने लोगों को कैश दे रहे हैं, पाकिस्तान को भी अपनी सिटी के मुताबिक ये करना होगा। BISP जो प्रोग्राम है वो तकरीबन 110 अरब रुपए का है, यानी कि 45 लाख से 50 लाख अफराद इससे मुस्तफीद होते हैं। इस नंबर को तकरीबन 1 करोड़ तक लेके जाना होगा। जो गैस प्राइसेस हैं या यूटिलिटी जो बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, उसमें भी खातिर का कमी होनी चाहिए। जो इनके बिल्स हैं या तो उनको मौखर कर दिया जाए या कम से कम ये कोई पैमाना सेट कर लिया जाए कि आने वाले महीनों में पे करेंगे, फौरी तौर पे पे नहीं करेंगे। ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हैं जिनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ये तमाम नुकात हमने हाईलाइट किए थे 21 मार्च को अपने प्रोग्राम में और इनमें से बहुत सारों पर हुकूमत ने काम भी किया है और हमने कहा था कि फौरी इक़दाम लेने हैं। अगर पेट्रोल प्राइसेस कम करनी है तो 1 अप्रैल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोल प्राइसेस कम की गई, उतनी नहीं जितनी हम समझ रहे थे कि गुंजाइश है। इसी तरह डिस्काउंट रेट के हवाले से हमने कहा था कि 2 माह की मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार नहीं किया जा सकता, फौरी एक्शन लेना है। और इसके बाद 2 मॉनेटरी पॉलिसीज आई हैं जिसमें 3.5% कम किया है। अगर पूरे 1 महीने में देखा जाए तो 4.25% डिस्काउंट रेट में कमी आई है। और सबसे खुशाइन खबर यह है कि जो डेट सर्विसिंग का मसला था पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान को रिलीफ मिला है। G20 कंट्रीज ने और जो मल्टीलैटरल डोनर्स हैं उन्होंने अब ये कहा है कि जो लोन होगा, जो डेट सर्विसिंग है मई से लेकर दिसंबर तक की, इस साल मई से दिसंबर तक की, उसको 2022 तक मौखर कर दिया जाएगा और 2022 के बाद भी 3 साल में उसको पे ऑफ किया जाएगा। इस हवाले से कल गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकर साहब ने एक्सप्लेन किया कि जो रिलीफ मिला है G20 कंट्रीज और मल्टीलैटरल डोनर्स से, ये किस तरीके से काम करेगा। हमने भी अपने प्रोग्राम में यही डिस्कस किया था। इससे जो है स्पेस होगी पाकिस्तान के पास, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन खबर है। इसके अलावा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1.4 बिलियन देगा। पाकिस्तान के रिजर्व्स बिल्ड करने में ये भी खुशाइन होगा। और जहां तक पाकिस्तान की फिस्कल स्पेस का ताल्लुक था, वहां पर भी कल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में बताया गया कि जो रीसेंट हालात पैदा हुए हैं, जो फ्यूचर आउटलुक है ग्रोथ का या इन्फ्लेशन का, उसको देखते हुए 200 बेसिस पॉइंट्स मजीद कम किए हैं, यानी कि डिस्काउंट रेट अब 9% पर आ गया है। 13.25 से 9% पर आए, यानी कि 4.25% की कमी आई है पिछले 1 माह में, जिसकी वजह से फिस्कल स्पेस भी हुकूमत पाकिस्तान के पास होगी, क्योंकि 3,000 अरब रुपए की डेट सर्विसिंग थी पाकिस्तान की, वहां से भी पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा। तो ये तमाम इकदाम जो लिए गए हैं, इससे किस हद तक जो नुकसानात होने हैं मईशत को, वो न्यूट्रलाइज हो सकेंगे। हमारे जो फिस्कल मसाइल है वो किस हद तक न्यूट्रलाइज हो सकेंगे और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज का सामना था वो मसला किस हद तक हल होगा। इन इकदामात के बाद इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ग्रेट लॉकडाउन से जो दुनिया भर की मईशत पर असरात होंगे, पाकिस्तान की मईशत पर भी होंगे। जो इकदाम IMF ने लिए हैं, G20 कंट्रीज ने लिए हैं और पाकिस्तान ने खुद लिए हैं, उससे किस हद तक ये नेगेटिव इंपैक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सोहेल साहब, माहिर मईशत हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जुबैर खान साहब, साबिक कॉमर्स मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड बैंक और IMF से भी वाबस्ता रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सोहेल साहब, कुछ फिस्कल स्पेस मिलेगी डिस्काउंट रेट कम होने की वजह से, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज थे वो किस हद तक मैनेजेबल हो जाएंगे IMF के $1.4 बिलियन से, और जो G20 कंट्रीज ने कहा है कि जो डेट सर्विसिंग है उसको डेफर करेंगे, किस हद तक न्यूट्रलाइज हो सकता है वो नेगेटिव इंपैक्ट जिसका IMF खुद जिक्र कर रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे तो काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि अब इतलात यही है कि IMF के $1.3 बिलियन के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक भी कोई 1 से 1.5 बिलियन की इमदाद पाकिस्तान को देगा। तो ये लगभग $3 बिलियन का इन्फ्लो आ जाएगा, और तकरीबन इतना ही रिजर्व्स की पोजीशन ख़राब हुई है पिछले 2 माह में जब से ये वायरस शुरू हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो फैसिलिटी मिल रही है या मिलने जा रही है वो डेट रीस्केड्यूलिंग की है। तो अंदाजे के हिसाब से तकरीबन $1 बिलियन अगले 9-10 महीने जो पाकिस्तान को पे करना है वो डिफर हो जाएगा और 2 साल के बाद पे करना पड़ेगा। तो जहाँ तक बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन जितनी बुरी नज़र आ रही थी 2 हफ्ते पहले, आज रीजनेबली वो वेल मैनेज नज़र आ रही है। मगर मेरे ख्याल में जो हालात हैं, हमें 9/11 के बाद के भी हालात पता हैं, उसी से मिलते जुलते हालात हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसको और कैपिटलाइज करना चाहिए और फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने चाहिए, ताकि पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट पे और फिस्कल साइड पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान कोविड से मुतासरा अफराद की मदद करेगा, पैसे मज़ीद भी मिल सकते हैं। सोहेल साहब, ये फिगर जरा दोबारा बता दीजिएगा कि जो डेट सर्विसिंग डेफर होगी ये टोटल क्वांटम कितना होगा, और सिर्फ ये जो बायलैटरल लोन्स हैं G20 कंट्रीज से वही अमाउंट होगा, या जो वर्ल्ड बैंक या IMF से भी जो पाकिस्तान ने कर्जा लिया है जिसकी किस्तें पाकिस्तान ने वापस करनी है वो भी इसमें शामिल है? देखिए, अभी तफसीलात आ रही है शहजाद, जो जिस तरह 9/11 के पाकिस्तान ने लंदन और पेरिस क्लब से भी रीस्केड्यूल कराया था, तो बज़ाहिर जो दुनिया के हालात हो रहे हैं और जो ओवरऑल सिंपैथी फैक्टर हो रहा है उससे लग रहा है कि बायलैटरल के साथ मल्टीलैटरल भी जो लोन्स हैं वो भी रीस्केड्यूल शायद हो जाएं, मगर अभी तक इसमें क्लैरिटी आनी बाकी है। मगर जिस तरह मैंने कहा कि जो इनिशियल जो इशारे मिल रहे हैं और जो G20 का स्टेटमेंट आया है, उससे लग रहा है कि बायलैटरल तो होगा ही, मगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीलैटरल सतह पर भी और जो कमर्शियल हुकूमत ने बोरोइंग की है वहाँ भी सपोर्ट मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ रोल ओवर या डिफर्ड पेमेंट। डॉक्टर जुबैर साहब, आपकी भी यही राय है, जो एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से या रेमिटेंस कम होने की वजह से जो नुकसान पाकिस्तान को होना था, जो क्राइसिस होना था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा जिस किस्म से अब इमदाद पाकिस्तान को मिल रही है, चाहे वो IMF की जानिब से हो या G20 कंट्रीज की जानिब से डेट सर्विसिंग को डेफर करने की ये जो अप्रूवल आ गई है? G20 का जो फैसला है उसकी तफसीलात अभी तक वाज़ेह नहीं हुए हैं। अब उसमें कुछ तो बायलैटरल हमारे रीपेमेंट है, हमने वापस करनी, डेट सर्विस करनी है इंडिविजुअल मुल्कों को, और कुछ है जो मल्टीलैटरल, जो इंडिविजुअल कंट्रीज वाले हैं ये शायद सिर्फ उसी को एड्रेस करता है। G20 का जो फोरम है वो बायलैटरल रिलेशंस और इंडिविजुअल कंट्री रिलेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो इनका जो फैसला है वो IMF और वर्ल्ड बैंक और उनकी जो डेट रिपेमेंट है उसको ये अप्लाई नहीं करता, तो वो उन्होंने अलग फैसले ले रहे होंगे। अब बात यह है कि IMF के साथ हमारा एक मौजूदा प्रोग्राम चल रहा था जी, और उस प्रोग्राम के तहत हमें कुछ पेमेंट्स मिलनी थी इस साल, वो भी $1 बिलियन से ज्यादा थी। अब वो प्रोग्राम तो फ्रीज हो चुका है, इसलिए कि जो प्रोग्राम गलत था और फिर हमारी परफॉर्मेंस भी नहीं रही, तो वो तो बंद हो गया। अब ये अमाउंट जो है IMF की तरफ से, ये तो सिर्फ उसको ही शायद कॉम्पनसेट करे, लेकिन ये भी याद रखिए कि IMF के प्रोग्राम में हमने IMF को भी वापस काफी वाजिबात देने थे, उसके ऊपर IMF ने कुछ नहीं कहा कि ये चलते रहेंगे, वो कभी करते नहीं है। उनकी जो डेट रिपेमेंट होती है वो जारी रहती है।
तो इसमें जरूर मदद तो है 1.2 बिलियन की और कुछ G20 की तरह, लेकिन ये कहना कि हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज जो पहले ही बहुत ही गंभीर थे और अब कोविड-19 की वजह से जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं हमारी जो पहले ही वीक थी वो और भी बंद हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में अभी तो हमें काफी कुछ अरेंज करना होगा। ये इतने जल्दी हमारे मसाइल इस एक अनाउंसमेंट से नहीं तय पाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप ये कह रहे हैं कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए पाकिस्तान को इजाफी 1.4 बिलियन डॉलर की रकम तो मिलेगी, लेकिन जो वैसे पाकिस्तान की ट्रांच होती थी 400-450 मिलियन डॉलर की, वो अब नहीं मिलेगी पाकिस्तान को। वो तो रुकी हुई है ना, ये इस वजह से नहीं, वो इसलिए कि वो उस प्रोग्राम, वो तो आपको पता है कि सेकंड रिव्यू की कंक्लूजन नहीं हुई है, उसमें पाकिस्तान ने कुछ इकदाम लेने थे, वो ऐसे थे जो उस वक्त की मईशत के लिए भी मुज़िर थे। अब पाकिस्तान जितना कमजोर होता जा रहा है कोविड-19 की वजह से, अब तो वो जो IMF की कंडीशनैलिटीज हैं वो तो इस मुल्क को डबो देंगी। तो मेरे ख्याल में अभी तो कबल अज़ वक्त है कि हम समझे कि इस एक अनाउंसमेंट से G20 की ये कुछ हो गया, ये एक इब्तिदा है। और ये जो डिफर हो रही है पेमेंट, ये याद रखिए ये बाद में जब बलून होती है औरों के साथ मिल जाती है तो ये उस वक्त भी बहुत बड़ा इम्तहान होगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए। ये पाकिस्तान और ये जो डिफरमेंट है ये कोई लंबी चौड़ी नहीं हो रही, शॉर्ट मुद्दत के लिए हो रही है। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात काफी हैं और तफसीलात जब मिलेंगे तो फिर हम इस बात पर गौर कर सकेंगे कि कितना बड़ा गैप रह जाता है और वो किस तरीके से भरा जाएगा। अच्छा मोहम्मद सोहेल साहब, ये फिस्कल साइड पे ये जो डिस्काउंट रेट कम हुआ है कल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जो अनाउंस किया गया और इससे पहले जो हुआ है, उससे कितनी स्पेस प्रोवाइड होगी? क्योंकि इमरान खान साहब वजीर आजम बता चुके हैं कि 8 बिलियन डॉलर का हमने टोटल पैकेज दिया है, जिसमें सब्सिडीज भी हैं, जिसमें कैश इंसेंटिव भी दिया जा रहा है गरीब आवाम को, इंडस्ट्री के लिए भी पैकेज है। अब वहां पे क्या सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है अगर ये सिचुएशन मजीद प्रोलॉन्ग करती है इस फिस्कल ईयर में? देखिए, जहां तक आपने कहा है पॉलिसी रेट कम, आई थिंक उससे जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है, SMEs है, उस पर कुछ बोझ तो जरूर कम होगा। और दूसरी जानिब जो बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्जन बढ़ गया था, वो हुकूमत के पैसे देने के अलावा कोई पैसे नहीं दे रहे थे, शायद उनको भी कुछ इंसेंटिव मिले कि वो लैंडिंग करे, जिससे मईशत का पहिया जो बिल्कुल रुका हुआ है वो चले। इसके अलावा मेरे ख्याल में आपने पूछा है कि जो दूसरे इंसेंटिव्स हैं, अब देखें वो तो 1.3 ट्रिलियन का जो एक इंसेंटिव अनाउंस कर दिया है, जिसमें से हमारा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेशन है, ओवरलैपिंग है, वो वैसे ही बजट का पार्ट थी, तो साइज मेरे ख्याल में अगर इफेक्टिवली देखें तो वो काफ़ी कम है। लेकिन इज इट ट्रू सोहेल साहब कि ये जो डिस्काउंट रेट कम हुआ है, इससे ओवरऑल जो इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, फिस्कल स्पेस जो क्रिएट कर सकते हैं, वो तकरीबन 1000 अरब रुपए की है? अब देखिए, ये तो प्रोजेक्शन आपके हैं कि ये अगले 12 महीने में रहता है और हुकूमत डेट नहीं लेती। अब ये फिगर्स 700 मिलियन है, 700 अरब है, 800 अरब है सालाना, बिल्कुल स्पेस तो क्रिएट हुई है। इसी वजह से हुकूमत जो है उसके पास और भी वसाइल आ जाएंगे, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी बहुत तेजी से नीचे आएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान अभी भी एक IMF के प्रोग्राम के अंदर है, जो बज़ाहिर लग रहा है कि टेम्पररी इसको डिफर किया गया है, तो पाकिस्तान को इवेंचुअली फिस्कल डेफिसिट है और जो दूसरे टेक्निकल रीजंस होते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, आगे जाके, अभी नहीं, आगे जाके उसको अमल दरामद जरूर करना पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि ये फिस्कल डेफिसिट में गुंजाइश तो पैदा हुई है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, मगर जो रेवेन्यू में खसारा है, जो रेवेन्यू गिरा है और जो पाकिस्तान का कंडीशन है IMF की, उसको देखते हुए मेरे ख्याल में हुकूमत को और भी मेजर लेने पड़ेंगे ताकि जो फायदा है गरीब आवाम तक और उस इंडस्ट्री तक पहुंचे जो बहुत मुश्किलात। डॉक्टर जुबैर साहब, मजीद क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? क्योंकि जो IMF की रीसेंट प्रोजेक्शंस हैं, जिसको उन्होंने कहा है कि ग्रेट लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान की मईशत कॉन्ट्रैक्ट करेगी 1.5% से, जिसकी वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे लोग ज्यादा जाएंगे, जॉब कट्स होंगी, क्या इकदाम लिए जा सकते हैं कि इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके? जनाब देखिए, पहले ही जो IMF का प्रोग्राम था, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को जब 6% से 13.5 पर ले गए थे, उसमें हमारी मईशत को बिठा दिया था
और मेरे जो मॉडल के मुताबिक ग्रोथ रेट 2% से कम होनी थी कोविड-19 से पहले, वायरस से पहले। ओके। तो अब जो इसकी वजह से होगा ये तो हम नेगेटिव ग्रोथ रेट की डोमेन में जाएंगे और इसका बहुत बुरा असर होगा हमारे लिए। तो अभी इंटरेस्ट रेट ने और नीचे जाना है, 4%, 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है उसने अभी तक मुल्क को डुबोया है। जो कल इन्होंने फैसला किया है ये दिस इज टू लिटिल टू लेट, अभी बहुत कुछ करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि हर 1 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन जो है उसका असर हमारी तमाम इंटरेस्ट पेमेंट जो बजट में आती है उसके ऊपर 150 अरब रुपए का होता है। तो अगर हम जाते 4-5% पर 13 से, तो आने वाले साल के दौरान हमें उस अंदाजे से आप लगा लें कि 150 अरब रुपए का जो फायदा होता है वो तब पहुंचता और उससे फिस्कल स्पेस उससे क्रिएट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर साहब। माजरत मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि 150 अरब रुपए का फायदा हो सकता है। 1% अगर डिस्काउंट रेट में कमी आती है, आगे और भी मेजर्स लेने होंगे। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।